गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो प्रीलिम्स बूस्टर का पहला टॉपिक देखते हैं हम आज, जो कि है एजुकेशन इन नागालैंड। तो अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ नागालैंड एंड द वर्ल्ड बैंक जो है, इन्होंने एक लोन एग्रीमेंट जो है वो साइन किया है। बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ नागालैंड ने वर्ल्ड बैंक के साथ $68 मिलियन का, जिसके थ्रू वो नागालैंड में एजुकेशन को जो है वो एनहांस करेंगे, इफ़ेक्टिव बनाएंगे और गवर्नेंस ऑफ स्कूल्स को इम्प्रूव करेंगे। ठीक है। तो बेसिकली है क्या ये एक प्रोजेक्ट का नाम है नागालैंड इन्हेंसिंग क्लासरूम टीचिंग एंड रिसोर्सेज प्रोजेक्ट। तो इसके लिए है जो है वो गवर्नमेंट ने फंडिंग ली है वर्ल्ड बैंक से। तो इसका मोटिव क्या है कि क्लासरूम की इंस्ट्रक्शन को इम्प्रूव करना, फिर प्रोफेशनल डेवलपमेंट करना टीचर्स की, ठीक है, उनकी ट्रेनिंग करवाना और टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करना, जिससे क्या है स्टूडेंट्स जो हैं और टीचर्स को ज़्यादा एक्सेस मिल सके एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करने का, और ऑनलाइन लर्निंग को प्रमोट किया जा सके। ठीक है। तो आपको पता है नागालैंड जो है वहाँ पर बहुत वीक स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर है, और प्रोफेशनल डेवलपमेंट जो टीचर्स की होती है उसकी भी अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम है। और जो है बेसिकली जो कम्युनिटीज़ हैं उनका जो इंटरेक्शन है स्कूल सिस्टम के साथ वो भी बहुत कम है। उसकी वजह से जो एनरोलमेंट भी वहाँ पर कम हो जाती है। ठीक है। तो उसी को ही ओवरहॉल करने के लिए सारी चीज़ों को ये प्रोजेक्ट जो है ये बनाया जा रहा है वर्ल्ड बैंक की मदद के साथ। अब इसमें प्रपोज किया गया है कि 44 जो हायर सेकेंडरी स्कूल्स हैं नागालैंड में से, उनमें से 15 स्कूल्स को जो है ये प्रोजेक्ट हेल्प करेगा। $68 मिलियन का लोन है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जो कि वर्ल्ड बैंक का पार्ट है बेसिकली। तो ये 14.5 ईयर्स का है जो ये लोन, इसका टेन्योर। सो पहले 5 साल जो है उसमें कोई भी जो है कोई पेमेंट नहीं करनी है। ग्रेस पीरियड 5 ईयर्स का मिला है। ठीक है। ऑफ कोर्स ये आपको सब याद नहीं रखना है, जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन आई एम टेलिंग यू दिस। ठीक है। अब देखते हैं वर्ल्ड बैंक के बारे में। ठीक है। वर्ल्ड बैंक एक ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस हुई थी 1944 में यूएस में, तो उसमें से बना था वर्ल्ड बैंक। इसका चीफ गोल है रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी। ठीक है। हेडक्वार्टर इसका वॉशिंगटन है। और एक इसमें बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि जो वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट होते हैं वो हमेशा ही एक अमेरिकन सिटीजन होते हैं। तो दिस बैंक इज ऑलमोस्ट कंट्रोल्ड बाय यूएस से। ठीक है। इसी के लिए ही, अब आपको एक फन फैक्ट बताते हैं कि इसी के ही पैरेलल, इसी के लिए ही अगेंस्ट एक तरह से जो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट बैंक जो AIIB जो चाइना ने बनाया है, वो इसीलिए बनाया है क्योंकि चाइना को ये लगता था, रादर पूरे वर्ल्ड को ये लगता है कि जो वर्ल्ड बैंक है वो अमेरिका कंट्रोल्ड है, मतलब वेस्टर्न कंट्रीज द्वारा कंट्रोल किया गया है। तो एक ऐसा बैंक बनाया गया है जो कि चाइना कंट्रोल्ड है, वो है AIIB। ठीक है। अब वर्ल्ड बैंक के 5 टोटल एसोसिएट इंस्टीट्यूशंस हैं। ठीक है। सबसे पहला तो है यही IBRD, जिसने हमको लोन दिया है ये। ठीक है। तो ये सबसे ओल्डेस्ट इंस्टीट्यूशन है वर्ल्ड बैंक का, 1945 में बना था ये। और ये जो उस टाइम पर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर जो कंट्रीज जो है जहाँ पर डिस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा हुई थी, उनको रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए इस बैंक को बनाया गया था। ये उनको लोन्स देके, उनको डेवलपमेंटल लोन्स देके जो है उन कंट्रीज़ को रिकंस्ट्रक्ट कर रहा था। ठीक है। फिर उसके बाद जो है इसका जो IBRD का फंक्शन चेंज हो गया, और इसको अब जो है मिडिल इनकम कंट्रीज़ और पुअर इकोनॉमीज़ को जो है लोन्स देने का अब ये काम करता है IBRD। ठीक है। बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट पर ये लोन्स देता है। नेक्स्ट हमारा है इंटरनेशनल डेवलपमेंटल एजेंसी। ठीक है। ये जो है ये इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट करती है मेंबर कंट्रीज़ में। बेसिकली ये जो हमारी जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनमें इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट करने के लिए ये लोन देती है। ये 1960 में बनी थी। ठीक है। वर्ल्ड बैंक का ही पार्ट है ये पांचों जो हम डिस्कस कर रहे हैं इंस्टीट्यूशंस, ये सारे वर्ल्ड बैंक का पार्ट है। तीसरी है हमारी इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन। ये 1956 में सेटअप की गई थी, और ये प्राइवेट आर्म है वर्ल्ड बैंक की। ये प्राइवेट कंपनीज को जो है लोन देती है, रादर कमर्शियल इंटरेस्ट पे ही लोन मिलता है, बट स्टिल कमर्शियल से थोड़ा सा कम होता है ये जो इंटरेस्ट ये जो प्राइवेट कंपनी से लेती हैं। ठीक है। तो ये प्राइवेट कंपनीज को लोन देने के लिए बनाया गया था इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन। इसको 1956 में बनाया गया। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। इसको 1988 में बनाया गया, और ये प्राइवेट कंपनीज जो फॉरेन एक तरह से जो
बड़ी कंपनीज हैं, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस हैं, उनको सपोर्ट करता है इंश्योरेंस देके कि आप जो है डेवलपिंग इकोनॉमीज़ में इन्वेस्टमेंट करो। अगर वहाँ पर आपको जो है कुछ प्रॉब्लम आएगी, समझ लो कोई वॉर हो गया या कोई रिस्क है, पॉलिटिकल रिस्क है, कोई सिविल डिस्टर्बेंस हो गई है, तो हम आपको जो है वो पे करेंगे ऑन बिहाफ ऑफ दैट कंट्री। ठीक है, तो ये एक तरह से इंश्योरेंस देती है फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए जो प्राइवेट कंपनीज को। नेक्स्ट है इक्सिड। इक्सिड क्या है? इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स। अब ये जो है ये आर्बिट्रेशन का एक सेंटर है वर्ल्ड बैंक का, और इसका जो इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी जो ये है, इसके डिसीजंस जो है वो पार्टीज के ऊपर बाइंडिंग होते हैं। ठीक है, 1966 में ही बना था कन्वेंशन ऑन द सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स बिटवीन स्टेट्स एंड नेशनल्स ऑफ अदर स्टेट्स। इस कन्वेंशन के ऊपर इसको बनाया गया था। अब सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है कि इंडिया जो है उसने इसको ज्वाइन नहीं किया। इंडिया इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ इक्सिड। इंडिया ने रादर जो यूएन लेड है, यूनसिट्राल जिसको हम कहते हैं, इंडिया उसका मेंबर है, लेकिन वर्ल्ड बैंक लेड जो इक्सिड है, इंडिया उसका मेंबर नहीं है। ठीक है, बिकॉज इंडिया वॉज नॉट विलिंग टू sign the terms and conditions that were put before it during the फॉर्मेशन ऑफ इक्सिड। ठीक है, सो इंडिया जो है वो उसके फेवर में नहीं था, वो टर्म्स एंड कंडीशंस इसकी जो है इंडिया को पसंद नहीं आई, तो इसलिए इंडिया ने इसको ज्वाइन नहीं किया। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इंद्रधनुष 3.0। अब बहुत सारी स्टेट्स और यूटीज जो है उन्होंने जो है इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 3.0 जो है उसको स्टार्ट कर दिया है आफ्टर अ रीसेंट अप्रूवल बाय हेल्थ मिनिस्ट्री। तो अब ये जो है फुल इम्यूनाइजेशन चाहता है चिल्ड्रन और प्रेग्नेंट वीमेन की करना। ठीक है, अब इंद्रधनुष मिशन क्या है? इसको दिसंबर 2014 में लॉन्च किया गया था फुल इम्यूनाइजेशन करने के लिए चिल्ड्रन की और प्रेग्नेंट वीमेन की। ठीक है, इसको जो है अब इसमें कौन कौन से डिजीजेस कवर्ड हैं ये आपको एग्जाम में आ सकता है, बिकॉज यूपीएससी जो है वो सरप्राइज करती है, तो कभी आपसे ये पूछ सकती है, कोई ऐसी डिजीज़ पूछ लेगी कि क्या ये उसमें कवर्ड है या नहीं है, तो आपको ये एक तरह से याद होना चाहिए। या आपसे जैसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि क्या रिसेंटली जो है इंद्रधनुष मिशन 3.0 में जो है कोविड की वैक्सीन को भी कवर किया गया है, तो वो स्टेटमेंट गलत होगी। ठीक है, तो कौन कौन से डिसीजेज कवर हैं? डिफ्थेरिया, पर्टुसिस, टेटनस, पोलियो, मीजल्स, चाइल्डहुड ट्यूबरकुलोसिस, हेपेटाइटिस बी, मेनिंगिटिस, न्यूमोनिया, जापानीज एंसेफेलाइटिस। ठीक है, फिर रोटा वायरस वैक्सीन, आईपीवी, जेई वैक्सीन, न्यूमोकॉकल कॉन्जुगेट वैक्सीन, मीजल्स, रूबेला, ये रिसेंटली अभी इसको जो है इंक्लूड किया गया था, तो इसको भी ये भी अब इसकी वैक्सीन को भी इसमें इंक्लूड किया गया है। ठीक है, तो ये सबसे लेटेस्ट एंट्रेंट है इसमें। अब मिशन इंद्रधनुष का गोल क्या है? सबसे बेसिक गोल यही है कि साफ जो है फुल इम्यूनाइजेशन को इंश्योर करना, कि हम जो है चिल्ड्रन अप टू 2 ईयर्स ऑफ एज और जो प्रेग्नेंट वुमेन है उनको हम जो है इम्यूनाइज कर दें, फुली इम्यूनाइज कर दें उनको। ठीक है, तो इनिशियली जब शुरू किया था तो उन्होंने 201 हाइट फोकस डिस्ट्रिक्ट्स को अक्रॉस 28 स्टेट्स इन द कंट्री जो है उसको आइडेंटिफाई किया था, जो कि पहले पार्शियली इम्यूनाइज थे और वहाँ पर अनइम्यूनाइज चिल्ड्रन भी थे, तो उसको जो है फुली इम्यूनाइज करने के लिए गोल स्टार्ट किया गया था। धीरे धीरे फिर इंद्रधनुष मिशन 2 आया, फिर अब ये थर्ड मिशन आया। ठीक है, इसके अंदर 250 हाई रिस्क डिस्ट्रिक्ट्स को एक तरह से आइडेंटिफाई किया गया है, और वहाँ पर इनका टारगेट है कि 90% फुल इम्यूनाइजेशन कवरेज जो है हम वो अचीव करें। ठीक है, ये 8th कैंपेन है एक तरह से इंद्रधनुष मिशन का, तो इसमें 90% फुल इम्यूनाइजेशन कवरेज वो करना चाहते हैं। जो 10% की कवरेज होगी वो शायद नेक्स्ट जो है मिशन होगा उसके अंदर कवर की जाएगी, तो मतलब टोटल हम फुल इम्यूनाइजेशन जो कवरेज है उसको हम अचीव करेंगे बाय द नेक्स्ट फ्यू फेजेस। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है गोवाज रिवर कैसीनोज। तो आपको पता है कि गोवा में रिवर, वहाँ पर एक ट्रेंड है कि वहाँ जो मंडोवी रिवर है जो पणजी के पास, वहाँ पर जो है उस रिवर में बोट में कैसीनोज चलते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या है कि वो लैंड पर नहीं है, वो बोट में चलते हैं, तो आपको बोट में लेके जाया जाता है वो कैसीनोज में आपको। ठीक है, टूरिस्ट को बेसिकली, और वहाँ पर जो है वो आप जो है जो गेम्स होती हैं या जो भी है जो लेजर एक्टिविटीज़ है वो वहाँ पर आप जो टूरिस्ट हैं वो इन्जॉय करते हैं। ठीक है, तो उसको जो है जो मंडोवी रिवर है पणजी में, वहाँ पर ये जो कैसीनोज हैं इनको एक तरह से लाइसेंसिंग इसकी एक्सटेंड करी है फॉर फर्दर 6 मंथ्स, जबकि जो वहाँ के लोकल्स हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे थे बिकॉज दे आर जो है वो
तंग आ गए हैं बिकॉज ऑफ हैवी इन्फ्लक्स ऑफ टूरिस्ट्स। फॉरेन और इंडियन टूरिस्ट बहुत ज़्यादा जाते हैं, तो जो लोकल्स हैं वो थोड़े तंग होते हैं उससे। तो वो चाह रहे थे जो लोकल्स हैं वहाँ पर कि इन कसिनोज को कहीं और शिफ्ट कर दिया जाए, ठीक है। वो कह रहे थे अगवाड़ा जेल या फिर जुआरी रिवर पे इसको जो है, या फिर चपोरा रिवर के आसपास इसको कहीं और शिफ्ट कर दिया जाए, बिकॉज पणजी में इसको मत रखो, पणजी जो है वैसे ही बहुत ज़्यादा बिजी रहता है, ठीक है। लेकिन जो है गवर्नमेंट ने देखा कि इट इज़ नॉट फीजिबल, क्योंकि वहाँ के लोकल्स भी जो है वो भी प्रोटेस्ट करेंगे एंड ऑल दैट। सो इसको अभी जो है वो ये एक बहुत डिमांड है जो पणजी के लोगों की कि इसको शिफ्ट करके कहीं और किया जाए, तो इसको डिमांड को अभी एक्सेप्ट नहीं किया गया है बिकॉज द गवर्नमेंट हैज़ नॉट फाउंड इट फिजिबल येट, ठीक है। अब गवर्नमेंट ये कह रही है कि स्टिलनेस ऑफ वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दीज कैसीनोज टू ऑपरेट, ठीक है। क्योंकि अब देखो ये नदी में चल रहे हैं कैसीनोस, तो ये कैसीनो की जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अगर वाटर जो है वो बहुत टर्बुलेंट होगा तो वहाँ पर वो ठीक से ऑपरेट नहीं कर पाएंगे। तो मंडोवी रिवर जो है वो स्टिल है, इसीलिए जो है वहाँ पर वो कैसीनोस चल पाते हैं, ठीक है। अब ये कैसीनोस जो है कितना रेवेन्यू अर्न करके देते हैं गवर्नमेंट को, ये देखो 320 करोड़ तो ये सिर्फ लाइसेंस फी देते हैं एवरेज जो है कैसीनोस, ठीक है। फिर 1000 करोड़ रुपीज़ के टैक्सेस पे करते हैं, जो ये यहाँ पर जितने भी रेस्टोरेंट्स, होटल्स या टूरिस्ट व्हीकल्स वगैरह हैं, पूरा मतलब जो ये इंडस्ट्री बनी हुई है एक तरह से कैसीनोज की वहाँ पर, जिसमें रेस्टोरेंट्स, होटल्स, टूरिस्ट व्हीकल्स वगैरह जो है सारा कुछ इसमें इंक्लूड है, ठीक है। फिर 25 लाख रुपीज़ जो है लाइसेंस मिलता है जो एक्साइज डिपार्टमेंट को। फिर जो अल्कोहल कंज्यूम करते हैं उसकी जो जो पैसा मिलता है वो अलग है, ठीक है। तो एक तरह से बहुत ज़्यादा ये स्टेट की इकोनॉमी में, स्टेट गवर्नमेंट के जो फाइनेंसेस में बहुत कंट्रीब्यूट करते हैं। सो जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उन पे इनका कैसीनोज का बहुत इन्फ्लुएंस रहता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वैक्सीन ऑपोजिशन इन इंडिया। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इसलिए है कि एक तो यूपीएससी के लिए भी इंपॉर्टेंट है और एक आपके लिए एज एन इंडिविजुअल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड दिस। सो इसको आप समझ लीजिए कि एक तरह से इस टॉपिक में ये बताया गया है कि इंडिया में जो जब भी वैक्सीन आई है तो उसको जो है हम जो हमारी पब्लिक है उसने थोड़ा सा हेजिटेट किया है एक्सेप्ट करने के लिए, बिकॉज ऑफ वट एवर रीजन्स। सोशल रीजन्स भी हो सकते हैं, रिलीजियस रीजन्स भी हो सकते हैं, र्यूमर्स भी हो सकते हैं, बहुत सारे रीजन्स रहे हैं, शुरू से ऐसा होता है। लेकिन हमको क्या करना चाहिए ताकि जो कोविड की अब वैक्सीन है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि कुछ स्टेट्स जो है वहाँ पर लोग इसको नहीं लगवा रहे हैं बिकॉज ऑफ सेवरल रीजन्स। ऑनलाइन बहुत ज़्यादा र्यूमर्स फैलाए जा रहे हैं, फेक न्यूज़ बहुत ज़्यादा चल रही है। तो उसी के कंटेक्स्ट में ये वैक्सीन ऑपोजिशन का जो टॉपिक है कि इंडिया में वैक्सीन को अपोज क्या सिर्फ कोविड के टाइम पे किया जा रहा है या पहले भी किया जाता था, ये जो वो टॉपिक उसको कवर कर रहा है, ठीक है। तो आपको पता है कि वर्ल्ड की सबसे पहली वैक्सीन किस चीज़ की थी? स्मॉल पॉक्स की, ठीक है। तो जो वर्ल्ड की सबसे पहली वैक्सीन स्मॉल पॉक्स की इंडिया में जो लगी थी वो सबसे पहले एक 3 ईयर ओल्ड गर्ल थी, एना डस्टहॉल, उसको लगी थी, ठीक है। तो स्मॉल पॉक्स जो था वो एंडेमिक था थ्रू आउट द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। और जो ये वैक्सीन है जब ये लगनी थी और जब इसको एक्सपैंड करना था, ब्रिटिश इंडिया था उस टाइम पर, तो ब्रिटिश ने जब इंडिया में ये वैक्सीन लगानी थी तब भी बहुत ज़्यादा ऑपोजिशन हुआ था। तब गवर्नमेंट ने क्या किया था और क्यों ऑपोजिशन हुआ था ये सब हम आगे अभी देखते हैं, ठीक है। तो ये वैक्सीन जो है स्मॉल पॉक्स की, इसको एडवर्ड जेनर ने जो है वो उन्होंने क्रिएट किया था। और उस टाइम पर वैक्सीन अभी की तरह नहीं होती थी कि वैक्सीन जो है वो इंजेक्शन के थ्रू लगा दी जाए या ऐसे। तब बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी थी। तब क्या होता था कि जो आपका खून होता है, ठीक है, मतलब एक तरह से ब्लड में से जो है एक पर्सन को अगर वैक्सीन लगी तो उसकी या तो पस जो होती है जैसे समझ लो, ठीक है, या फिर वो उसका यूज़ किया जाता था या फिर जो है ब्लड का एक तरह से यूज़ किया जाता था। जैसे इस कंटेक्स्ट में देखो 1799 में जेनर ने क्या किया कि थ्रेड्स जो कि लिम्फ क्या होता है, जो आपके ब्लड के सेल्स होते हैं उसमें सोक करके थ्रेड्स जो है वो ब्रिटेन से वियना भेजी, फिर वियना से बगदाद आई, फिर बगदाद से कॉन्स्टेंटिनोपल आई, ठीक है। कॉन्स्टेंटिनोपल कौन सी जगह है? जो मॉडर्न इस्तांबुल है टर्की में, ठीक है। तो ऐसे ट्रैवल करते करते इंडिया तक पहुंची। तो ये क्या होता था, एक तरह से ब्लड में सोक जो थ्रेड्स होती थी, उस आपको प्रोसीजर समझाता हूँ कि जैसे समझ लो कि मुझे वैक्सीन लगनी है ये, ठीक है। तो क्या होगा कि पहले मेरे कट लगाया जाएगा बॉडी में और वो जो वैक्सीन का जो मतलब मटेरियल है, जो भी पैथोजेंस हैं वो मेरी बॉडी में डाले जाएंगे, ठीक है, उस जगह से कट लगा के। समझ लो कट लगाया एक जगह पे बॉडी पे मेरे, तो फिर जो उस एरिया का ब्लड है उस ब्लड में सोक करके एक थ्रेड्स जो हैं वो आगे भेजी जाएंगी, ठीक है।
एक पर्सन जो है जिसने एंटीबॉडीज़ डेवलप कर ली हैं, फिर उसका जो ब्लड है उसी की थ्रेड्स को आगे आगे भेजा जाएगा, ऐसे जो है पूरी साइकिल चलती थी, ठीक है। फिर ब्रिटेन से ये धीरे धीरे ट्रैवल होकर जब इंडिया आई तो इसका बहुत ज़्यादा विरोध हुआ इंडिया में कि नहीं, हम ये काम नहीं कर सकते कि दिस इज़ नॉट, मतलब कि वो ये कह रहे जो है, जो अपोजिशन क्यों हुआ, उन्होंने कहा कि नहीं, हम ये नहीं कर सकते क्योंकि ये ब्लड सोक्ड थ्रेड्स हैं और ये बाहर के लोगों से आई है एंड ऑल दैट, बहुत सारे र्यूमर्स उस टाइम पर चले, ठीक है। इंडिया में एक तरह से ये देसी इलाज क्या होता था स्मॉल पॉक्स का उस टाइम पर, कि आपके जो है स्कैब क्या होता था, जब आपके चोट लग जाती है तो ऊपर से एक पपड़ी आ जाती है ना, ठीक है, आपको पता होगा। तो पहले क्या किया जाता था कि स्मॉल पॉक्स में जो आपके बॉडी पे निशान पड़ जाते थे, ठीक है, तो उस पर जो पपड़ी आती थी उसमें से जो है, ये हमारा देसी तरीका होता था। तो जो टीकादार होते थे वो क्या करते थे, उस पपड़ी का यूज़ करके जो है वो आगे, क्योंकि उस पपड़ी पे भी जो है वो जो पैथोजन होगा, ठीक है, और जो बंदा ठीक हो गया है, जो पर्सन ठीक हो गया है, जो पेशेंट, उसकी जो पपड़ी जब ठीक होने लगी है तो उसके ऊपर जो एक तरह से पैथोजेंस लगे हैं या एंटीबॉडीज़ लगी है, उसी को ही वो उसी को यूज़ करते थे, उसको एक तरह से उतार लेते थे थोड़ा सा, और उसी का ही आगे उसको फिर गंगा वाटर में प्योरीफाई करते थे। फिर फिश या मिल्क या घी जो भी है, मतलब उससे उसको साफ़ करके जो है वो आगे पर्सन के, मतलब किसी और को अगर लगाना है तो वहाँ पर उस जो दूसरे पेशेंट को लगाना है तो उसकी बॉडी पे कट लगा के उसको अटैच करके जो है, एक तरह से बड़ा ही कॉम्प्लेक्स सा ये प्रोसीजर होता था, उसके थ्रू जो है वैक्सीनेट करने की कोशिश करते थे। ऑफ कोर्स इट वाज नॉट इन्फ्लुएंशियल, मतलब कुछ उससे फ़र्क नहीं पड़ता था, बट देयर वाज जस्ट अ प्लेसिबो इफेक्ट ऑन द पर्सन, जो कि एक मतलब पर्सन को लगता था कि मैं इससे ठीक हो जाऊंगा, जबकि उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता था, ठीक है। तो उन्होंने क्या कहा कि नहीं, हमारी जो टीकादार हैं, जो बेसिकली जो उन्होंने कहा, बंगाल के टीकादार जो थे, उन्होंने कहा कि नहीं, हमारी जो ट्रेडिशनल मेथड है हम उसी से ही ठीक करेंगे, हमें वैक्सीन जो है वो नहीं लेनी है, ठीक है। इवन इट इज़ सरप्राइजिंग कि उस टाइम पर जो गांधी जी जो थे, उन्होंने तक भी जो है वैक्सीन का विरोध किया था। उन्होंने कहा कि दिस इज़ ऑलमोस्ट सैक्रिलेज मतलब कुछ एक सैक्रेड चीज़ की वायलेशन करना। मतलब वो क्या कहते थे कि अभी क्या हो रहा है कि एक पेशेंट की बॉडी पे आप कट लगा रहे हो, ठीक है, उसके खून से आप जो है वो आगे लोगों को एक तरह से, या उसकी पस से आप आगे लोगों को बॉडी में, दूसरों के बॉडी में फिर कट लगा के उसको आप एक तरह से टच करके जो है, या एक तरह से पास ऑफ कर रहे हो, तो इट इज़ नॉट सेक्रेड, इट इज़ नॉट जो मॉरली राइट, तो वो इसलिए इसका विरोध करते थे, ठीक है। बट ऑफ कोर्स उस टाइम पर जो था ये ज़रूरी था वैक्सीनेशन करना, ठीक है। तो गवर्नमेंट जो है उस टाइम पर उन्होंने कंपलसरी वैक्सीनेशन एक्ट्स बनाए और पनिश करना लोगों को शुरू किया, इम्प्रिजनमेंट या फाइन्स लगाए, और कहा कि अगर जो वैक्सीनेशन नहीं कराएगा उसको इम्प्रिजनमेंट होगी या फिर उसको फाइन्स या पेनल्टीज लगेंगी, ठीक है। तो 1870s में ये ऐसे बहुत सारे एक्ट्स पास किए, ठीक है। तो अब ये क्यों न्यूज़ में है, क्योंकि आपको पता है कि भी रिसेंटली पंजाब गवर्नमेंट के हेल्थ मिनिस्टर ने भी बोला है कि those who will not get vaccinated, we will have no other option but to punish them with certain पेनल्टीज़। जैसे कि उन्होंने बोला है कि जो हेल्थ वर्कर्स अगर कोई वैक्सीन नहीं लगाएंगे तो हम उनको अगर उनको कभी कोरोना हुआ तो हम उनको पे नहीं करेंगे, जो उनको जो मॉनिटरी बेनिफिट्स मिलते हैं वो हम नहीं देंगे, या फिर उनको अगर कोरोना हुआ और उन्होंने वैक्सीन क्योंकि नहीं लगाई हुई और उनको कोरोना हो गया, तो हम उनको जो कोरोना के लिए जो लीव मिलती है वो नहीं देंगे, वो उनकी पेड लीव नहीं मिलेगी उन्हें, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट को क्यों करनी पड़ रही है, बिकॉज वी मैनी ऑफ आर पीपल आर नॉट विलिंग टू गेट वैक्सीनेटेड, ठीक है। तो ये कोई न्यू फिनोमिना नहीं है कि वैक्सीन से हमेशा ही, जब भी कोई वैक्सीन आई है, शुरू में पोलियो में भी ऐसा होता था, ठीक है। तो जब भी कोई वैक्सीन आती है तो जो हमारे लोग हैं वो उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, इवन दो जो वैक्सीन है उसकी सेफ्टी के ऊपर क्वेश्चन किया जाता है, जबकि जो वैक्सीन है वो लॉन्ग टर्म के लिए आपके लिए अच्छी होती है, ठीक है। तो अब ये क्या कह रहे हैं कि आप पनिशमेंट को छोड़ के लोगों को बिहेवियरल अप्रोच यूज़ करके उनको लोगों को मोटिवेट करो वैक्सीन को अडॉप्ट करने के लिए, ठीक है। तो कैसे किया जा सकता है कि इन्फ्लुएंशियल मेंबर्स या लीडर्स जो हैं वो वैक्सीन को लें खुद, ताकि लोगों में ये मैसेज जाए। जैसे समझ लो अगर प्राइम मिनिस्टर हैं या चीफ मिनिस्टर हैं या आप कुछ पब्लिक पर्सनैलिटीज़ हैं, अगर वो पब्लिक में वैक्सीन लेती हैं तो उससे लोगों को ये मैसेज आएगा, नहीं, वैक्सीन इज़ सेफ, दैट्स वाई दीज लीडर्स आर टेकिंग दीज वैक्सीन्स, सो हमें भी ये लेना चाहिए, ठीक है। सो आई जस्ट वॉन्ट
आपको भी ये समझना चाहिए कि वैक्सीन की जो इंडिया में जो भी कोविड की जो 2 वैक्सीन चल रही हैं, तो ऑफ कोर्स देयर पीपल आर क्वेश्चनिंग द ट्रायल्स। सो इट्स नॉट जस्ट इट इज़ लिमिटेड टू इंडिया, सिर्फ इंडिया में ही ये लिमिटेड नहीं है कि ट्रायल्स पूरे नहीं हुए हैं। जैसे कोवैक्सीन का कहा जाता है कि फेज़ 3 ट्रायल पूरा नहीं हुआ है और उसको हम एक तरह से मार्केट में लेकिन ले आए हैं, ठीक है। तो अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि यूएस में जो मॉडर्ना वैक्सीन है उसका भी फेज़ 3 ट्रायल जो है वो नहीं हुआ था, लेकिन यूएस को पता है, या रादर एंटायर वर्ल्ड को ये बात पता है कि अब जो है ये इमरजेंसी है, और इमरजेंसी सिचुएशन में जो है हमको ये करना पड़ेगा, बिकॉज वी हैव टू फाइट दिस वायरस विद स्पीड। ऑफ कोर्स देयर हैज़ टू बी अ बैलेंस बिटवीन एफिशिएंसी एंड स्पीड, बट आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारे जो साइंटिफिक कम्युनिटी है उन्होंने इसको बहुत ही थॉरो स्टडी के बाद ही अप्रूव किया है, ठीक है। तो वैक्सीन को लेके हेजिटेंसी या अपोजिशन नहीं होना चाहिए, और इसको धीरे धीरे हमको अपनी सोसाइटी में लाना ही पड़ेगा। द एंटायर वर्ल्ड इज़ गेटिंग वैक्सीनेटेड और हमें इससे डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है अंडर सी टनल्स। तो जो मुंबई है वहाँ पर इंडिया की सबसे पहली अंडर सी टनल बनने जा रही है, ठीक है, जो कि मुंबई कोस्टल रोड प्रोजेक्ट का एक पार्ट होगी, ठीक है। तो उसकी लेंथ है 2.07 किलोमीटर, ठीक है। ये इसमें से ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर जो है वो अंडर द सी होगी, ठीक है। अब ये प्रोजेक्ट जो है ये साउथ मुंबई को नॉर्थ के साथ कनेक्ट करने का प्रोजेक्ट है, और ये कोस्टल एरिया के आसपास बनाया जा रहा है। और ये सबसे पहली अंडर सी जो रोड टनल है ये अरेबियन सी में बनेगी, और ये चौपाटी वाला जो एरिया आपको पता है बहुत फेमस है, वहाँ पर इसको बनाया जा रहा है कि ये बिल्कुल जो है कोस्ट के पास होगी, और 20 मीटर्स बिलो द सी बेड, ये सी बेड से 20 मीटर्स नीचे बनेगी, और ये कोस्ट के बहुत पास बनाई जा रही है, जहाँ पर जो है डेप्थ ऑफ द सी इज़ नॉट मोर देन 4 to 5 मीटर्स, ठीक है। अब इसमें खतरा क्या हो सकता है, क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं, कि या तो ये हो सकता है कि जो सी का वाटर है वो टनल में घुसने लगे, एक तरह से मतलब बाढ़ आ जाए, ठीक है। एक तो सबसे बड़ा यही खतरा है। दूसरा ये खतरा है कि कहीं जो टनल है वो सी के वाटर के प्रेशर की वजह से कोलैप्स ही ना कर जाए, जो है बंद ना हो जाए, ठीक है। तो ये दोनों बहुत बड़े खतरे हैं, ठीक है। तो इसके लिए इंजीनियर्स ने कहा है कि वी हैव टेकन ऑल द सेफ्टी मेजर्स, और इनको टनल्स को बनाने के लिए सो दैट द स्टेबिलिटी ऑफ द स्ट्रक्चर इज मेंटेन, ठीक है। तो इसके लिए गवर्नमेंट जो है इंजीनियर्स ने सारे सेफ्टी मेजर्स ऑलरेडी लिए हैं। अब एक और इसमें कंसर्न है कि टेम्परेचर कैसे मेंटेन किया जाएगा टनल के अंदर। तो क्योंकि वो टनल एक कन्फाइंड स्पेस है, ठीक है, मतलब कि वो सी के बिल्कुल नीचे है, तो उसमें वेंटिलेशन कैसे इंश्योर की जाएगी। अब सोचो एक सी के नीचे से टनल जा रही है, उसके अंदर ही हमारे व्हीकल्स वगैरह बहुत ज़्यादा मूव होते हैं, ठीक है। तो जो व्हीकल का पॉल्यूशन होगा तो उससे कार्बन मोनोऑक्साइड का खतरा होगा, एक तरह से पॉल्यूशन का खतरा होगा। तो उसके लिए जो है इंजीनियर्स ने एक वेंटिलेशन सिस्टम लगाया है इसमें, जिसको हमने कहा है सकार्डो, ठीक है। सकार्डो क्या करेगा कि इफ़ जो एमिशन लेवल्स इनसाइड द टनल रीच अ सर्टेन पॉइंट, अगर एक सर्टेन पॉइंट से ऊपर जाएंगे एमिशन लेवल्स, तो ऑटोमेटिकली एक एयर जेट जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा, एक वेंटिलेशन फैंस एक्टिवेट हो जाएंगे, और जो जितना भी जो पोल्यूशन उसको वो बाहर कर देंगे, ठीक है। तो ये एक वेंटिलेशन सिस्टम इसमें लगाया गया है। तो नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं जो कि है अमेंडमेंट्स टू आरटीआई एक्ट। तो सुप्रीम कोर्ट में जो हमारे कांग्रेस पार्टी के एक पार्लियामेंटेरियन है जयराम रमेश, उन्होंने जो यूनियन गवर्नमेंट के खिलाफ जो है, आपको पता होगा कि आरटीआई अमेंडमेंट एक्ट जो 2019 है उसके खिलाफ एक पटिशन डाली है। तो सुप्रीम कोर्ट ने अब गवर्नमेंट से जवाब मांगा है, रादर उनको बोला है कि आपने जवाब क्यों नहीं दिया, सो यू हैव टू रिप्लाई टू अस विद इन 2 वीक्स, ठीक है। तो अब देखते हैं कि ये इशू है क्या। तो जो ये जयराम रमेश जी हैं इन्होंने कहा है कि सेंटर के पास अनपैरेलल पावर्स आ गई हैं टेन्योर, सैलरी, सर्विस कंडीशंस डिसाइड करने की चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और इंफॉर्मेशन कमिश्नर की, एज पर देयर विम्स एंड फैंसीज। मतलब कि अब जो आरटीआई अमेंडमेंट एक्ट था उसके अंदर जो है जो जितनी भी पहले पावर जो डिफाइंड थी वो सारी पावर अब सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में आ गई है। सो इंडिपेंडेंस ऑफ जो चीफ इलेक्शन कमीशन है उस आई एम सॉरी चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन है उसके ऊपर क्वेश्चनिंग हो जाएगी, बिकॉज एवरीथिंग विल बी कंट्रोल्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। तो अब देखते हैं अमेंडमेंट्स है क्या।
सबसे पहले तो आरटीआई एक्ट में क्या प्रोविजन थे और फिर अमेंडमेंट ने उसमें क्या चेंज किया, इसको हम ऐसे देखते हैं। तो सबसे पहला हमारा है टर्म। तो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और इंफॉर्मेशन कमिश्नर बोथ एट सेंट्रल एंड स्टेट लेवल, उनकी टर्म पहले 5 साल तक होती थी। मतलब 65 साल की एज या फिर 5 साल की उनकी टर्म होती थी। लेकिन इस एक्ट ने क्या कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो डिसाइड करेगी, वो नोटिफाई करेगी कि टर्म्स ऑफ ऑफिस अब सीआईसी मतलब चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स का अब कितना रह जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट इसको अब डिसाइड करेगी। ठीक है, तो ये 5 साल का जो है ये क्लॉज हटा दिया गया और सेंट्रल गवर्नमेंट के डिसीजन को फाइनल माना जाएगा, चाहे वो 2 साल में हटाएं, चाहे 3 साल में हटाएं, चाहे 4 साल में हटाएं, चाहे कितना भी वो टर्म के लिए रख सकते हैं। ठीक है, तो ये एक तरह से क्वेश्चनेबल है बिकॉज दिस विल एंडेंजर द ऑटोनॉमी ऑफ सीआईसी एंड आईसीज। ठीक है, दूसरा है क्वांटम ऑफ सैलरी। तो पहले जो सेंट्रल लेवल पर जो हमारे सीआईसी और आईसीज होते थे उनकी सैलरी जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर्स के बेसिस पे होती थी। जितनी मतलब एक तरह से चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सैलरी है उतनी ही सीआईसी की भी सैलरी होती थी। फिर ठीक है, ऐसे ही इलेक्शन कमिश्नर्स की जितनी सैलरी होती थी उतनी ही आईसीज की सैलरी होती थी। और स्टेट लेवल पे क्या होता था कि इलेक्शन कमिश्नर्स और चीफ सेक्रेटरी स्टेट गवर्नमेंट की जितनी सैलरी होती थी उसी के हिसाब से सीआईसी और आईसीज की सैलरी होती थी। लेकिन अब जो है इस एक्ट ने अमेंडमेंट जो 2019 में हुई है उसने इन प्रोविजंस को भी हटा दिया है और कहा है कि ये सारी सैलरीज, अलाउंसेज और अदर टर्म्स एंड कंडीशंस जो सर्विस की हैं वो सब भी जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो डिसाइड करेगी। ठीक है, तो ये सारी पावर्स भी जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर अब आ गई हैं। ये वाली सारी पावर्स भी अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने अज्यूम कर ली हैं। नेक्स्ट हमारा है डिडक्शंस इन सैलरी। तो पहले एक ये प्रोविजन होता था ओरिजिनल एक्ट में बेसिकली कि अगर जो सीआईसी या आईसीज हैं सेंट्रल और स्टेट लेवल दोनों में, अगर वो कोई पेंशन या फिर कोई रिटायरमेंट बेनिफिट ले रहे हैं उनकी खुद की ही पुरानी किसी गवर्नमेंट सर्विस का, तो उतनी जो उनकी पेंशन जितनी वो रिसीव कर रहे हैं या जो रिटायरमेंट बेनिफिट ले रहे हैं उतना उनकी करंट सैलरी में से काट लिया जाएगा। जैसे समझ लो अगर उनकी 40,000 पेंशन आ रही है, ठीक है, जो क्योंकि वो पहले समझ लो कोई आईएएस थे या आईपीएस थे, कुछ भी थे, ठीक है, या वो गवर्नमेंट में कुछ जॉब करते थे, तो उनकी उसकी अगर जो जितनी भी उनको पेंशन मिल रही है उनकी वो करंट सैलरी अगर समझ लो 1 लाख है तो उसमें से वो पेंशन का जो उनको मिल रही है उतनी काट ली जाती थी। ठीक है, लेकिन अब ये प्रोविजंस जो हैं वो रिमूव कर दिए गए हैं। मतलब कि जो उनकी पुरानी पेंशन आ रही हैं वो भी उनको मिलती रहेगी और फुल सैलरी भी उनको मिलती रहेगी। ठीक है, तो ये एक तरह से क्यों किया गया है, ताकि पोस्ट रिटायरमेंट जो बेनिफिट्स हैं वो गवर्नमेंट जो है वो कुछ ऑफिशियल्स को दे सके। ठीक है, तो इसीलिए जो क्रिटिसिज्म किया जा रहा है कि ऑल दीज प्रोविजंस जो चेंजेस किए गए हैं उससे इंडिपेंडेंस जो है आरटीआई अथॉरिटीज़ की वो चली जाएगी। इसीलिए जो है गवर्नमेंट के खिलाफ, इस अमेंडमेंट के खिलाफ जो है सुप्रीम कोर्ट में पटिशन डाली है हमारे कांग्रेस के पार्लियामेंटेरियन जयराम रमेश जी ने। ठीक है, अब आरटीआई एक्ट आपको पता है आर्टिकल 19 सब 1 जो है उसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के उसके अंदर जो है ये स्पेसिफाई किया गया कि राइट टू इन्फॉर्मेशन जो है वो हमारा फंडामेंटल राइट है। फिर 1976 में जो केस था राजनारायण वर्सेस द स्टेट ऑफ यूपी, उसके अंदर ही बोला गया था कि पीपल कैन नॉट स्पीक अनलेस दे नो। लोग तो मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है ना आर्टिकल 19, तो इसीलिए कहा उन्होंने कि जब तक लोगों को पता ही नहीं होगा तो वो एक्सप्रेस कैसे करेंगे। इसीलिए जो आरटीआई है वो आर्टिकल 19 का ही एक पार्ट है। ठीक है, कि मतलब लोग जब कुछ पता कर पाएंगे तभी वो कुछ बोल पाएंगे। सो इट इज़ इम्बाइब्ड अंडर आर्टिकल 19। ठीक है, उन्होंने कहा कि इंडियन डेमोक्रेसी जो है वो इस एक तरह से प्रिमाइस पर चलती है कि पीपल आर द मास्टर्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड दे शुड नो एवरीथिंग अबाउट द फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, तो इसीलिए जो है ये राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट जो है वो बनाया गया था 2005 में, और ताकि हर सिटीज़न को टाइमली रिस्पांस मिल सके कि गवर्नमेंट कैसे फंक्शन कर रही है और कैसे परफॉर्म कर रही है। ठीक है, तो ये हमारे आज के टॉपिक्स थे। वील मीट next time with new topics. Until then, goodbye and take care.